कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जहां इंसानियत ने घुटने टेक दिए थे। आसमान से आग नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों से मौत निकलती थी, जिन्हें दुनिया काइजू के नाम से जानती थी। इन दैत्यों से लड़ने के लिए इंसानों ने लोहे के पहाड़ खड़े किए, जिन्हें जेगर्स कहा गया। लेकिन ये जंग 10 साल पहले खत्म हो चुकी थी, या शायद हमें ऐसा ही लगता था। खंडहर बन चुके शहरों के बीच, जहाँ गगनचुंबी इमारतों के बीच अब विशालकाय राक्षसों के कंकाल पड़े हैं, हमें हमारा नायक जेक पेंटेकोस्ट दिखाई देता है। वो कोई महान जनरल नहीं बल्कि एक मामूली कबाड़ी बन चुका है, जो दुनिया के सबसे आलीशान बंगले में रहता है। एक ऐसा बंगला जिसके बीचों बीच एक मरे हुए काइजू की हड्डियां धसी हुई हैं। लेकिन जेक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस शांति की तलाश में है वो एक भयानक तूफान के आने से पहले की खामोशी है। जेक का काम है पुराने जैगर्स के पुर्जे चुराना और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचना। एक दिन एक कीमती जैगर पुर्जे की तलाश में उसकी मुलाकात एक जिद्दी लड़की अमारा से होती है। अमारा ने चोरी के पुर्जों से अपना खुद का एक छोटा जैगर स्कैपर तैयार कर लिया है। जेक हैरान था कि एक छोटी सी लड़की ने बिना किसी बड़ी मशीनरी के इतना बड़ा कारनामा कैसे किया। लेकिन तभी वहां सुरक्षा बल यानी पीपीसी के लोग पहुंच जाते हैं। अमारा और जेक को भागने के लिए उस छोटे से स्कैपर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये भागदौड़ मामूली नहीं थी, क्योंकि पीपीसी के बड़े जैगर्स उनका पीछा कर रहे थे। एक छोटी सी गलती और वे दोनों सलाखों के पीछे होते। अमारा की चालाकी और स्कैपर की फुर्ती से वे एक बार तो बच निकलते हैं, लेकिन आखिर में पकड़े जाते हैं। जेक को सजा के तौर पर वापस सेना में शामिल होना पड़ता है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने पुराने साथी नेट से होती है। यह माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि दुनिया अब इंसानी पायलटों की जगह रिमोट से चलने वाले ड्रोन जैगर्स को देने की तैयारी कर रही है। जेक को लगता था कि अब उसे सिर्फ नई पीढ़ी के कैडेट्स को ट्रेनिंग देनी है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी जैगर ऑब्सीडियन फ्यूरी सिडनी की शांति को भंग कर देता है। ये जैगर बिना किसी पायलट के चल रहा था और इसकी ताकत किसी भी सामान्य जैगर से कहीं ज्यादा थी। जब जैक और नेट अपने जैगर जिप्सी एवेंजर के साथ उसका सामना करने उतरते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि दुश्मन कोई बाहरी राक्षस नहीं बल्कि उनकी अपनी ही तकनीक का एक खौफनाक रूप है। ऑब्सीडियन फ्यूरी के एक जबरदस्त प्रहार से जिप्सी एवेंजर घुटनों पर आ जाता है और शहर तबाही के कगार पर पहुंच जाता है। क्या जेक इस रहस्यमयी दुश्मन को रोक पाएगा, या फिर ये एक और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत है? सिडनी की सड़कों पर तबाही का मंजर बिछाकर वो रहस्यमयी जेगर ऑब्सीडियन फ्यूरी गायब हो जाता है, लेकिन वो अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल और लाशों का ढेर छोड़ गया है। जेक और नेट के लिए ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक व्यक्तिगत चुनौती थी। जिस दुनिया को उन्होंने सुरक्षित समझा था, उसमें अब अपनों के ही बीच कोई गद्दार छुपा था। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये हमलावर जेगर पूरी तरह से इंसानों द्वारा नहीं चलाया जा रहा था। इसके अंदर किसी ऐसी चीज का दिमाग था जो इस दुनिया की नहीं थी। तनाव तब और बढ़ जाता है जब शाओ कॉर्पोरेशन के ड्रोन जेगर्स को दुनिया भर में तैनात करने की मंजूरी मिल जाती है। शाओ कॉर्पोरेशन की मालकिन का मानना है कि ये ड्रोन्स इंसानों से बेहतर हैं, लेकिन डॉक्टर न्यूटन गेजलर, जो कभी काइजू हमले के हीरो थे, अब कुछ अजीब व्यवहार करने लगे हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो पागलपन और डर का मिला जुला रूप है। जेक को शक होने लगता है कि शायद हम जिस दुश्मन को बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर ही बैठा है। इसी बीच जेक और अमारा को सुदूर साइबेरिया के एक पुराने और बंद पड़े जेगर कारखाने में भेजा जाता है। वहां पहुंचते ही कड़कड़ाती ठंड और सन्नाटे के बीच उन्हें ऑब्सीडियन फ्यूरी फिर से दिखाई देता है। इस बार लड़ाई आर पार की थी। बर्फ की चादरों पर लोहे के ये दो पहाड़ आपस में भिड़ जाते हैं। जेक और नेट को अपनी ड्रिफ्ट यानी अपने दिमागों को एक दूसरे के साथ पूरी तरह जोड़ना था, क्योंकि एक भी सेकंड की देरी का मतलब था सीधा मौत। लड़ाई के अंत में जब वे ऑब्सीडियन फ्यूरी का सीना चीरते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस मशीन के अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि एक असली काइजू का दिमाग लगा हुआ था। ये तकनीक और प्रकृति का एक ऐसा खौफनाक मेल था जिसे देखकर जेक की रूह कांप गई। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। ठीक उसी वक्त दुनिया भर में तैनात सैकड़ों ड्रोन जैगर्स अचानक बेकाबू हो जाते हैं। वे सुरक्षा करने की बजाय इंसानों पर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। हर ड्रोन जैगर के अंदर से एक नीली रोशनी निकलती है और वो धीरे धीरे एक काइजू में बदलने लगता है। अचानक खबर आती है कि ये सभी ड्रोन्स प्रशांत महासागर में नए पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे सफल हो गए तो इस बार एक दो नहीं बल्कि हजारों काइजू एक साथ धरती पर कदम रखेंगे। जेक को एहसास होता है कि समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। क्या वे इन ड्रोन्स को रोक पाएंगे, या फिर आज इंसानों का बनाया हुआ लोहा ही उनकी कब्र खोदेगा? जैसे ही दुनिया भर में मौजूद ड्रोन जैगर्स के अंदर से काइजू के हिस्से बाहर निकलने लगते हैं, पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। शाओ कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर में अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन असली राज तो कहीं और ही खुल रहा था। जेक और उसकी टीम को पता चलता है कि इन ड्रोन्स को बेकाबू करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर न्यूटन गेजलर है, जिसने कभी दुनिया को बचाया था। लेकिन अब उसका दिमाग उसका अपना नहीं रहा। सालों पहले काइजू के साथ ड्रिफ्ट करने की वजह से उन एलियंस प्रिकर्सर्स ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। न्यूटन का मकसद साफ था, इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके प्रशांत महासागर के ब्रीच पोर्टल को फिर से खोलना। जैसे ही पोर्टल खुलना शुरू होता है, समुद्र की गहराइयों से नीली रोशनी फूट पड़ती है और 3 विशालकाय काइजू राइजन, हकुजा और श्रीकथॉन धरती पर कदम रखते हैं। ये पहले
पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक और विकसित थे। पीपीसी के सारे हेडक्वार्टर तबाह हो चुके थे और ज्यादातर जैगर्स धूल चाट रहे थे। अब इंसानियत के पास सिर्फ एक उम्मीद बची थी, मोयुनुलान बेस पर मौजूद पुराने जमाने के 4 जैगर्स जिन्हें अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया था। जेक को अब उन नौसिखिया कैडेट्स का नेतृत्व करना था जिन्होंने कभी असली जंग नहीं देखी थी। अमारा और उसके साथी डर से कांप रहे थे, लेकिन जेक उन्हें याद दिलाता है कि ये जंग अब सिर्फ मशीनों की नहीं बल्कि उनके वजूद की है। वे चारों जैगर्स, जिप्सी एवेंजर, गार्जियन ब्रावो, सेबर एथेना और ब्रेसर फीनिक्स को तैयार करते हैं। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली खबर आती है। काइजू शहर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वे सीधे जापान के माउंट फुजी की ओर जा रहे हैं। इंसानों को लगता था कि काइजू सिर्फ शहर तबाह करने आते हैं, लेकिन इस बार उनका प्लान कुछ और ही था। माउंट फुजी के अंदर मौजूद खास केमिकल्स और काइजू का खून मिलकर एक ऐसा धमाका कर सकते थे जो पूरी रिंग ऑफ फायर को सक्रिय कर देता। अगर ऐसा हुआ तो पूरी धरती एक धधकते हुए ज्वालामुखी में बदल जाएगी और सब कुछ राख हो जाएगा। जेक और उसकी टीम अपने जैगर्स के साथ जापान के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन पर ड्रोन काइजू हमला कर देते हैं। क्या ये कच्चे पायलट उन मंझे हुए राक्षसों के सामने टिक पाएंगे या माउंट फुजी आज दुनिया का आखिरी शमशान बनेगा? जापान की सरजमी पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। जेक और उसकी टीम अपने जैगर्स के साथ टोक्यो की सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन मंजर डरावना था। तीनों विशालकाय काइजू, राइजिन, हकुजा और श्रीकथॉन माउंट फुजी की ओर ऐसे बढ़ रहे थे जैसे उन्हें कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो। टोक्यो की गगनचुंबी इमारतें उनके पैरों तले ऐसे टूट रही थीं जैसे वे माचिस की डिब्बियां। जेक जानता था कि अगर ये तीनों ज्वालामुखी के मुहाने तक पहुंच गए तो फिर दुनिया को कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे ही जैगर्स और काइजू के बीच आमना सामना होता है, हवा में लोहे और मांस के टकराने की गूंज सुनाई देती है। जैक और नेट जिप्सी एवेंजर को लेकर राइजिन पर टूट पड़ते हैं, जो कि सबसे शक्तिशाली काइजू था। उसकी खाल इतनी सख्त थी कि जैक के हर प्रहार को वो सोख रहा था और पलटकर उसे दुगनी ताकत से वापस मार रहा था। बाकी जैगर्स भी अपनी जान की बाजी लगा चुके थे। सेबर एथेना अपनी फुर्ती से काइजू के वारों को चकमा दे रही थी, जबकि ब्रेसर फीनिक्स अपनी भारी भरकम गन से आग बरसा रहा था। लेकिन तभी एक ऐसी चीज होती है जिसने सबकी रूह कांपा दी। डॉक्टर न्यूटन, जो रिमोट कंट्रोल से इस पूरी तबाही को देख रहा था, एक नया आदेश जारी करता है। अचानक छोटे छोटे हजारों नैनो मशीन्स उन तीनों काइजू के शरीर पर रेंगने लगते हैं। देखते ही देखते वे तीनों राक्षस एक दूसरे में सिमटने लगते हैं। उनकी हड्डियां और मांस आपस में जुड़ने लगते हैं और वो तीनों मिलकर एक मेगा काइजू का रूप ले लेते हैं। एक ऐसा दैत्य जो आकार में किसी भी जैगर से 5 गुना बड़ा और ताकत में अजेय था। मेगा काइजू का एक ही प्रहार जैगर्स की टीम को तितर बितर करने के लिए काफी था। सेबर एथेना को वो खिलौने की तरह उठाकर फेंक देता है और ब्रेसर फिनिक्स के पुर्जे पुर्जे अलग कर देता है। जेक को एहसास होता है कि वे एक ऐसी दीवार से टकरा रहे हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन है। माउंट फुजी अब बस कुछ ही मील दूर था। टीम के आधे जैगर्स तबाह हो चुके थे और पायलटों की हिम्मत जवाब दे रही थी। क्या जेक के पास कोई ऐसा आखिरी दांव बचा है जिससे वो इस महाराक्षस को ज्वालामुखी तक पहुंचने से पहले रोक सके? मेगा काइजू का खौफनाक रूप देखकर अब ये साफ हो चुका था कि जमीन पर रहकर उसे हराना नामुमकिन है। उसका एक ही प्रहार गार्जियन ब्रावो के चीथड़े उड़ा देता है और जिप्सी एवेंजर का दाहिना हाथ बुरी तरह डैमेज हो चुका है। जेक और नेट के पास अब न तो पूरी ताकत बची थी और न ही वक्त। मेगा काइजू अब माउंट फुजी की ढलान पर पहुंच चुका था। अगर उसने ज्वालामुखी के अंदर छलांग लगा दी तो दुनिया के नक्शे से इंसानियत का नाम मिट जाएगा। तभी हमारा, जो अब तक हार मान चुकी थी, उसे जेक की बातों में उम्मीद की एक किरण दिखती है। जेक को अचानक एक पागलपन भरा आइडिया आता है। वो समझ जाता है कि अगर वे सीधे हमले से मेगा काइजू की खाल नहीं भेज सकते तो उन्हें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का सहारा लेना होगा। वो शाओ कॉर्पोरेशन के बचे हुए रॉकेट बूस्टर्स को जिप्सी एवेंजर के शरीर से जोड़ने का फैसला करता है। ये मिशन आत्मघाती था। जैगर को इतनी ऊंचाई पर ले जाना जहां ऑक्सीजन भी खत्म हो जाए और फिर उसे एक उल्कापिंड की तरह काइजू के ऊपर गिराना। बाकी बचे हुए कैडेट्स अपनी जान जोखिम में डालकर मेगा काइजू का ध्यान भटकाते हैं ताकि जेक को उड़ने का मौका मिल सके। जैसे ही बूस्टर्स एक्टिवेट होते हैं, जिप्सी एवेंजर एक मिसाइल की तरह बादलों को चीरते हुए सीधा आसमान की ओर निकल जाता है। लेकिन ऊंचाई पर पहुंचते ही सिस्टम फेल होने लगता है। बाहर का तापमान गिरने लगता है और जेगर का मेटल जमने लगता है। जेक और नेट का दम घुटने लगा था, लेकिन उनकी आंखों के सामने उस तबाही का मंजर था जो नीचे इंतजार कर रही थी। ठीक उसी पल मेगा काइजू ज्वालामुखी के मुहाने पर अपना पैर टिकाता है। वो बस गिरने ही वाला था कि आसमान से एक चीखती हुई बिजली जैसी रोशनी नीचे की ओर आती है। जेक ने अपने जेगर को एक काइनेटिक मिसाइल बना दिया था, लेकिन एक आखिरी समस्या आ खड़ी हुई। उनके जेगर का निशाना चूक रहा था। अगर वे सही जगह नहीं टकराए तो ये पूरी कुर्बानी बेकार जाएगी। तभी अमारा का छोटा जेगर स्कैपर, जो जिप्सी के हाथ में फंसा था, उसे एक आखिरी चांस मिलता है।
क्या जेक और अमारा खुद को बचा पाएंगे या वे इस महाराक्षस के साथ खुद भी इतिहास के मलबे में दब जाएंगे? आसमान की ऊंचाइयों से गिरते हुए जिप्सी एवेंजर की रफ्तार अब किसी उल्कापिंड से भी तेज हो चुकी थी। घर्षण की वजह से जेगर का लोहा दहकने लगा था और अंदर बैठे जेक और नेट को अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हो रही थी। मेगा काइजू ने जैसे ही अपना विशाल सिर ऊपर उठाया, उसे अपनी मौत एक चमकती हुई लकीर की तरह नीचे आती दिखी। लेकिन आखिरी पल में एक तकनीकी खराबी आ गई। जेगर का इजेक्ट पॉड जाम हो गया। इसका मतलब साफ था कि अगर वे जेगर को काइजू से टकराते हैं तो वे खुद भी उसके साथ राख हो जाएंगे। तभी अमारा ने फुर्ती दिखाई। उसने अपने छोटे जेगर स्कैपर को, जो जिप्सी के हाथ में एक सुरक्षा कवच की तरह लगा था, एक्टिवेट किया। उसने जेक और नेट को चिल्लाकर अपने पास बुलाया। मौत और जिंदगी के बीच बस कुछ ही सेकंड्स का फासला था। जैसे ही वे तीनों उस नन्हे स्कैपर के अंदर कूदे, उन्होंने जिप्सी एवेंजर को पूरी ताकत से मेगा काइजू के कमजोर हिस्से पर लॉक कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, ऐसा धमाका जिसकी गूंज पूरे जापान में सुनाई दी। माउंट फुजी की चोटियां कांप उठी। जिप्सी एवेंजर एक हथौड़े की तरह मेगा काइजू के सीने को चीरता हुआ जमीन में धंस गया। उस महाराक्षस का शरीर नीले खून के फव्वारों के साथ बिखर गया। ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंचने से ठीक पहले वो विशालकाय शरीर बेजान होकर ढलान पर गिर पड़ा। दुनिया को राख करने का प्रिकर्सर्स का सपना एक ही झटके में चकनाचूर हो गया। धुएं और मलबे के बीच से एक छोटा सा लोहे का गोला बाहर निकला। ये स्कैपर था जिसने अपनी अभूतपूर्व तकनीक की वजह से उन तीनों की जान बचा ली थी। जेक जब बाहर निकला तो उसने देखा कि टोक्यो का आसमान, जो अब तक धूल और धुएं से काला था, धीरे धीरे साफ हो रहा था। भले ही उन्होंने कई साथी और जैगर्स खो दिए थे, लेकिन आज इंसानियत ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन जीत अभी अधूरी थी। न्यूटन, जिसे प्रिकर्सर्स ने अपना मोहरा बनाया था, भागने की कोशिश कर रहा था। उसे पकड़ लिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने जाते जाते चेतावनी दी कि वे फिर लौटेंगे। जेक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इस बार हम इंतजार नहीं करेंगे, इस बार हम उनके घर में घुसकर उन्हें मारेंगे। माउंट फुजी के शांत होते ही सूरज की पहली किरण ने जेक और अमारा के चेहरों को छुआ। ये एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। इंसानों ने साबित कर दिया था कि चाहे दुश्मन कितना भी विशाल क्यों ना हो, अगर लड़ने का जज्बा हो तो लोहे के पहाड़ भी जीत की इबारत लिख सकते हैं। जैसे ही जिप्सी एवेंजर और मेगा काइजू की टक्कर हुई, पूरे इलाके में एक ऐसी ऊर्जा पैदा हुई जिसने कुछ पलों के लिए वक्त को रोक दिया। वो विशालकाय राक्षस जिसने दुनिया को मिटाने की ठानी थी, अब एक बेजान मलबे में बदल चुका था। जेक, नेट और अमारा जब उस नन्हे स्कैपर से बाहर निकले तो उनके सामने तबाही के बीच से उगता हुआ एक नया सवेरा था। ये जीत आसान नहीं थी। उन्होंने अपने जैगर्स, अपना बेस और कई जांबाज साथियों को खोया था, लेकिन माउंट फुजी आज भी शांत खड़ा था और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। इंसानों ने राहत की सांस ली ही थी कि पीपीसी के सैनिकों ने उस गद्दार को घेर लिया जिसने ये सारा खेल रचा था। डॉक्टर न्यूटन गेजलर, वो अब भी उस प्रिकर्सर प्रभाव में था। उसकी आंखों में वही अजीब सी नीली चमक और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। जब जेक उसके करीब पहुंचा तो न्यूटन पागलों की तरह हंसने लगा। उसने चीख कर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ये खत्म हो गया? तुम छोटे कीड़े उस महान सभ्यता का सामना कभी नहीं कर पाओगे। वे फिर आएंगे और इस बार कोई जेगर तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जेक ने उसे डराने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी शांति और दृढ़ता थी जो केवल एक सच्चे योद्धा में होती है। जेक ने बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी न्यूटन, क्योंकि अब हम उनके घर आ रहे हैं। जेक की ये बात सुनकर न्यूटन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अब तक इंसान सिर्फ अपना बचाव कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास ब्रीच पोर्टल की तकनीक थी और लड़ने का एक नया जज्बा भी। अमारा ने जेक की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक मेंटोर नहीं, बल्कि एक बड़ा भाई पा लिया है। ये नौसिखिया कैडेट्स, जो कल तक मशीनों से डरते थे, आज दुनिया के रक्षक बन चुके थे। जेक ने आसमान की ओर देखा और अपने पिता जनरल स्टैकर पेंटेकोस्ट को याद किया। उसे महसूस हुआ कि आज उसने आखिरकार अपने पिता की विरासत को सही मायनों में आगे बढ़ाया है। दुनिया ने आज एक सबक सीखा था, जब तक इंसान एक साथ खड़े हैं और अपनी गलतियों से सीखने को तैयार हैं, तब तक कोई भी काइजू उन्हें झुका नहीं सकता। मलबे को साफ करने का काम शुरू हो गया था, लेकिन इस बार डर की जगह उम्मीद ने ले ली थी। जेक और उसकी टीम ने एक नई शपथ ली। अगली जंग समंदर की गहराइयों में नहीं, बल्कि दुश्मन की अपनी दुनिया में होगी। धमाके की गूंज शांत हो चुकी थी और माउंट फुजी की बर्फ अब सफेद नहीं, बल्कि काइजू के नीले खून से रंगी हुई थी। मलबे के ढेर से जब जेक और अमारा बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि वे अब वो इंसान नहीं रहे जो कल तक कबाड़ चुनते थे या सजा काट रहे थे। वे अब इतिहास के उस अध्याय का हिस्सा थे जिसने मानव जाति को फिर से जीवित रहने का हक दिलाया था। पूरी दुनिया के टीवी स्क्रीन पर एक ही मंजर था, इंसानों और मशीनों की वो अटूट हिम्मत जिसने कुदरत के बनाए सबसे बड़े राक्षसों को धूल चटा दी थी। पीपीसीसी पीपीडीसी के बेस पर जश्न का माहौल था, लेकिन जेक की नजरें दूर क्षितिज पर टिकी थीं। वो जानता था कि ये जंग द प्रिकर्सर्स के लिए सिर्फ एक नाकाम कोशिश थी, लेकिन हमारे लिए ये एक नई चेतावनी। अमारा ने जेक के पास आकर धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वे वापस आएंगे? जेक ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा,
शायद। लेकिन इस बार वे हमें डरा हुआ नहीं पाएंगे। हमने आज सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती, बल्कि हमने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाना सीखा है। हमने सीखा है कि जब एक कबाड़ी और एक अनाथ बच्ची मिलकर पूरी दुनिया बचा सकते हैं, तो सोचो हम साथ मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। उधर लैब में न्यूटन गेजलर की आंखों की वो नीली चमक अब धुंधली पड़ रही थी, मानो उसके मालिक ने उसे फिलहाल के लिए छोड़ दिया हो। लेकिन जाते जाते उसके होंठों पर एक ऐसी बात थी जिसने आने वाले कल की नींव रख दी थी। काइजू सिर्फ एक हथियार थे, असली युद्ध तो अब शुरू होने वाला है। कहानी के इस आखिरी मोड़ पर जेक पेंटेकॉस्ट अपने पिता की विरासत को एक नई दिशा देता है। वो अब केवल रक्षा नहीं बल्कि आक्रमण की योजना बना रहा था। जेक का आखिरी संदेश पूरी दुनिया के लिए साफ था। हमने हमेशा अपनी सीमाओं की रक्षा की है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम उन सीमाओं को पार करें। अगली बार जंग हमारे घर में नहीं बल्कि उनके घर में होगी। सूरज की सुनहरी रोशनी में चमकते हुए जिप्सी एवेंजर के मलबे के बीच अमारा और बाकी कैडेट्स ने एक नई शपथ ली। ये अंत नहीं था, ये अपराइजिंग की शुरुआत थी। एक ऐसी पीढ़ी की शुरुआत जिसने अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला किया था। वैसे दोस्तों, मैंने अभी एक नया चैनल बनाया है जिस पर बहुत सारी शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली धमाका तो अभी बाकी है।